प्यारे साथियों, जैसा कि आपको पता है कि पिछले वीडियोस में मैंने आपको बताया था कि 2022 का क्वेश्चन जो है हम लोग डिस्कस कर रहे थे, है ना। पेपर सॉल्यूशन देख रहे थे। तो यहाँ पे आज आपके पास क्वेश्चंस दिया गया है। क्वेश्चंस बोला जा रहा है कि आर्बिट्रेशन क्या होता है। पिछले वीडियोस में मैंने आपको बोला भी था कि अगर आप कंप्लीट लेक्चर्स देख लिए हैं तो आप आराम से आर्बिट्रेशन के बारे में हमें बता सकते हैं। कुछ लोगों ने बताया भी, कुछ लोगों ने रिस्पॉन्स नहीं दिया। मुझे पता है कि क्यों नहीं दिए होंगे, कई सारे रीजंस हो सकते हैं। टाइम नहीं मिला होगा या फिर इंटरेस्ट नहीं होगा बताने में, है ना। तो चलिए बात करते हैं आर्बिट्रेशन की। आर्बिट्रेशन जब भी दो पार्टीज़ के बीच में किसी भी एग्रीमेंट को लेकर डिस्प्यूट हो जाए तो उस कंडीशन में थर्ड पार्टी आकर जो है उसको समझौता करवाता है। तो जो थर्ड पार्टी आकर समझौता करवाता है उसको आर्बिट्रेटर कहा जाता है या फिर आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल हो सकता है। इसमें क्या होता है कि कोई भी दो पार्टी जो है वो कोर्ट न जाकर आपस में समझौता करते हैं या कोई थर्ड पार्टी के द्वारा समझौता करवाने पे वो मानते हैं। तो ये जो प्रोसेस हुआ डिस्प्यूट रिजोल्यूशन का या डिस्प्यूट को ख़त्म करने का, लड़ाई को ख़त्म करने का, इस प्रोसेस को ही आर्बिट्रेशन कहा जाता है। इसमें कोई भी आपका जो है लीगल एक्शन जो है नहीं होता है ना। ये बस एक दूसरे के म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे होता है जो आपका आर्बिट्रेशन होता है वो, ठीक है। और इसका आर्बिट्रेशन प्रोसेस से जो डिस्प्यूट रिजॉल्व होता है वो क्विकली होता है, जल्दी होता है, प्लस म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ आपका होता है। अगर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो फिर भाई आपका नहीं होगा। तो इसके कई सारे एस्पेक्ट्स हैं, जैसे वॉलंटरी एग्रीमेंट, इम्पार्शियल थर्ड पार्टी, फ्लेक्सिबल प्रोसेस, कॉन्फिडेंशियल होता है। इसके अलावा फाइनल एंड बाइंडिंग डिसीजंस, लिमिटेड राइट टू अपील, कॉस्ट कम लगता है, कम पैसा लगता है। इसके अलावा इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन भी होता है, डोमेस्टिक भी हो सकता है। इन्फोर्सिबिलिटी आर्बिट्रेशन अवार्ड होते हैं। इसके अलावा स्पेशलाइज्ड आर्बिट्रेशन बॉडीज जो आपका यहाँ पे होता है, जैसे इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स, अमेरिकन आर्बिट्रेशन एसोसिएशंस, इस तरीके के कई सारे स्पेशलाइज्ड आर्बिट्रेशन बॉडीज़ भी आपको जो है अलग अलग देशों में जो है किए जाते हैं ताकि डिस्प्यूट को प्रॉपर तरीके से हैंडल किया जा सके। अगला क्वेश्चंस है आपका यहाँ पे क्वेश्चंस की बोला जा रहा है कि डिस्कस करना है रेरा एक्ट 2017। रेरा का मतलब होता है रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट, है ना। तो इसको 2017 में जो है इन्फोर्सली लागू किया गया था। ऐसे ये एक्ट 2016 में बोला गया था कि इस एक्ट को जो है हम लागू करेंगे, लेकिन ये लागू हुआ 1 मई 2017 को, इसलिए रेरा एक्ट 2017 के नाम से जाना जाता है। ये सिग्निफिकेंट हमें एक रेगुलेशंस प्रोवाइड करता है और ये एक तरीके से या फिर कह सकते हैं कि जो होम बायर होते हैं उनको इंटरेस्ट, जो भी होम बायर होते हैं उनको प्रोटेक्ट करने का काम करता है। फीचर्स अगर बात किया जाए तो इसमें रेरा एक्ट बोथ एप्लीकेबल होता है, चाहे रेसिडेंशियल बिल्डिंग हो चाहे कॉमर्शियल बिल्डिंग हो। दोनों ही केस में रियल एस्टेट प्रोजेक्ट पे ये एप्लीकेबल होता है रेरा एक्ट। ये कवर करता है बोथ पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर्स में। जो जो इंडिया स्टेट्स हैं या यूनियन टेरिटरीज हैं उसमें ये जो है एप्लीकेबल होता है, अप्लाई होता है, इम्प्लीमेंट होते हैं ये एक्ट। और इस एक्ट के अंतर्गत ही आप जो है कोई भी रियल एस्टेट में
बिजनेस कर सकते हैं। प्रोजेक्ट रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है ना, आपको ऑब्वियसली प्रोजेक्ट का रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। और ये डेवलपर को जो है रहता है कि भाई आपको जो भी प्रोजेक्ट रियल एस्टेट में बनवा रहे हैं उसका रजिस्ट्रेशन आपको करवाना होगा। इसके अलावा डेवलपर्स आर रिक्वायर्ड टू डिपॉजिट अ सर्टेन परसेंटेज ऑफ प्रोजेक्ट कॉस्ट इन डेडिकेटेड बैंक अकाउंट। इसके अलावा जो कारपेट एरिया होता है उसका प्राइसेस बेस्ड ऑन होता है आपका रेदर देन सुपर बिल्ट अप एरिया, है ना। जो कारपेट एरिया है उसके बेसिस पे यूनिट प्राइस होता है, ना कि बिल्ट अप एरिया के। प्रोजेक्ट डिले, जो रेरा एक्ट मैंडेट्स दैट डेवलपर प्रोवाइड अ स्पेसिफिक टाइमलाइन फॉर प्रोजेक्ट कंप्लीशन, है ना। डेवलपर को ऑब्वियसली प्रोजेक्ट का कंप्लीशन का टाइमलाइन उससे पता होना चाहिए। अगर डेवलपर कोई काम करवाया है और वो ही रिस्पॉन्सिबल लेगा अगर कोई स्ट्रक्चरल डिफेक्ट्स या पुअर वर्कमैनशिप देखने को मिला है तब। इसके अलावा जो डेवलपर्स है कैन नॉट डिमांड मोर देन 10% ऑफ प्रॉपर्टी कॉस्ट एज ए एडवांस बिफोर साइनिंग द सेल एग्रीमेंट। इसके अलावा जो डेवलपर्स होते हैं और रिक्वायर्ड टू अपडेट प्रोजेक्ट डिटेल्स इंक्लूडिंग प्रोग्रेस एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑन रेरा वेबसाइट एट रेगुलर इंटरवल, इशूइंग ट्रांसपेरेंसी फॉर पोटेंशियल बायर, है ना। जो पोटेंशियली बाय करना चाहता है उस में उसको, मैंने जो घर पाना चाहता है उसके लिए। तो ये कुछ चीज़ें हैं, इसमें आपको पेनल्टी भी लगता है एंड फाइन्स भी देने पड़ते हैं फॉर डेवलपर एंड रियल एस्टेट एजेंट्स, जो कि वायलेट करता है इसमें जो भी रूल्स वगैरह दिए हुए रहते हैं उसका अगर उल्लंघन कोई करता है तब। अगला क्वेश्चंस आपका यहाँ पे दिया गया है। क्वेश्चंस बोला जा रहा है कि एक डिफाइन द टर्म कॉन्सिलिएशन। कॉन्सिलिएशंस जो टर्म है ये भी डिस्प्यूट रिजोल्यूशंस का ही एक प्रोसेस होता है जिसमें थर्ड जो पार्टी आकर समझौता करवाता था आर्बिट्रेशन में, है ना, उसमें यहाँ पे जो है थर्ड पार्टी आपका न्यूट्रल रहता है ना। वो बस हेल्प करता है दोनों या दो से अधिक जो पार्टीज है उनके बीच में कन्फ्लिक्ट को बस समझाते हैं और न्यूट्रली एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ एग्रीमेंट और सेटलमेंट करवाने को लेकर। दिस प्रोसेस इज ऑफन यूज्ड इन लीगल डिस्प्यूट। लीगल डिस्प्यूट में ये यूज होता है या फिर आपका लेबर नेगोशिएशंस में या अदर सिचुएशंस में भी इसका यूज किए जाते हैं ताकि डिस्प्यूट को रिजॉल्व किया जा सके जल्द से जल्द विदाउट रिस्टोरिंग टू लिटिगेशन और मोर एडवर्सियल मेथड। कॉन्सिलिएशन इंक्लूड करता है न्यूट्रलिटी, है ना, कॉन्फिडेंशियबिलिटी, वॉलंटरी पार्टिसिपेशन, इनफॉर्मल आपका होता है, ये किसी तरीके का फॉर्मल नहीं होता है। म्यूचुअल एग्रीमेंट यहाँ पे देखने को मिलता है और इसके अलावा आपका लीगल नॉन बाइंडिंग होता है। मैंने रेरा एक्ट के बारे में तो बताया ही था, उसका फीचर्स भी मैंने आपको बताया था, तो वही फीचर्स आपको फिर से यहाँ पे जो है डाल देने हैं। ये एक ही क्वेश्चन दो दो बार पूछ, मतलब बिहार इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी मतलब इतना आपको पास होने का अलग अलग तरीका देता है कि आप आसानी से यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम पास कर सकते हैं, सेमेस्टर आप पास कर सकते हैं, बहुत टाइम देता है। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो 14 नंबर में भी पूछ देगा, 7 नंबर में भी पूछ देगा, बस उसी को डिटेलिएशन कर देना है, एक्सप्लेन करना है, कुछ पॉइंट को और अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करके लिख देना है, या फिर जो पॉइंट 7 नंबर में लिखे हैं वही पॉइंट उसमें लिख दीजिए। अगर नहीं ये समझ में आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं अपना बता रहा हूँ, मैं जब एग्ज़ाम दिया था तो फाउंडेशन इंजीनियरिंग में 2 क्वेश्चंस मेरा ऐसा आया था कि एकदम सेम टू सेम, मैंने 4 नंबर में भी वही और 7 नंबर में भी वही, है ना। तो दोनों को सेम चीज़ लिख दिए, थोड़ा बहुत बस एक्स्ट्रा पॉइंट उसमें ऐड कर दिए थे जो मुझे याद था, बस बाकी सेम टू सेम। इसके अलावा मैं बताऊं जो सॉफ्ट स्किल का पेपर था आपका 7th सेमेस्टर में,
है ना। सॉफ्ट स्किल में भी एक क्वेश्चन आता है टाइम मैनेजमेंट का। टाइम मैनेजमेंट का जब मैं एग्ज़ाम दिया था तो 3-3 पे क्वेश्चन आए थे टाइम मैनेजमेंट पे, 3-3 क्वेश्चन, है ना। बस थोड़ा बहुत इंटरचेंज करना था कि टाइम मैनेजमेंट क्या है, बेनिफिट्स क्या होते हैं, क्यों ज़रूरी है, इस तरीके से। मतलब पूछने का तरीका बस अलग था, लेकिन जो उसका आंसर है वो सेम है। भाई टाइम मैनेजमेंट क्यों करते हैं? इफ़ेक्टिव गेन के लिए, या कोई भी काम को इफ़ेक्टिव बनाने के लिए, है ना, ताकि हम जल्द से जल्द सक्सेस हो सके। और भी कई सारे यूजेज हैं। आप लोग अगर सॉफ्ट स्किल में हमारे साथ जुड़े हैं तो आपको पता होगा, अगर नहीं जुड़े हैं तब तो कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो ये हैं और बाकी फीचर्स वही है, ऑब्जेक्टिव्स वही है, इसमें कोई चेंजेस नहीं है, तो इसको मैं स्किप कर देता हूँ, है ना। तो आज के लिए इतना ही। कल के लिए आपका होमवर्क है। होमवर्क यह है कि एक्सप्लेन करना है आपको प्रोफेशनल इथिक्स इन डिटेल एंड साइलेंट फीचर पर्टेनिंग कोड ऑफ इथिक्स। कोड ऑफ इथिक्स का क्या फीचर्स है वो आपको बताना है, और प्रोफेशनल इथिक्स का क्या होता है प्रॉपर तरीके से डिटेल में हमें एक्सप्लेन करके आपको बताना है। ओके, तो ये आपके लिए होमवर्क रहा। बाकी अपकमिंग वीडियोस में मैं इसके बारे में आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। थैंक यू।